ऑल राइट एवरीवन, आई होप कि आपने क्वेश्चन सारे सॉल्व करके रखे हैं। यस, हम आज लाइव तो नहीं मिल रहे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आज रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा वही टाइम पे 7 o'clock। चलो, मेरे पिछले लाइव सेशन में मैंने आपको बोला था कि ये मेरे वेबसाइट capreetiagarwal.com से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू विल सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। आई होप कि आप आंसर के साथ रेडी हो। देखो, अगर ये एफर्ट नहीं डालोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर हम कितनी भी थ्योरी रिवाइज करते रहें, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप खुद उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो मेरे हिसाब से राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ पासिंग इन द एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम लॉ डिफिकल्ट जाता है, लॉ हमको लिखने नहीं आता है, वी आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन लॉ। आप जो एफर्ट चाहिए वो करेक्ट डायरेक्शन में जब डालोगे ही नहीं तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अगर आपका ये आंसर रेडी है तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको मार्किंग एग्जाम में दी जाएगी ना। ये क्वेश्चन मेरे कंपाइलर में से, इनफैक्ट तीनों क्वेश्चन मेरे कंपाइलर में कवर्ड है, तो वहां पर चले जाते हैं। सीए फाउंडेशन का जो मेरा कंपाइलर है फॉर December 23, उसका ये 15 क्वेश्चन, अगर आपके पास कंपाइलर है तो प्लीज उसको ले आओ ना। व्हाट इज अ कंपाइलर वो बता देती हूँ। कंपाइलर इज कंपाइलेशन ऑफ ऑल द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन अरेंज यूनिट वाइज। तो जैसे ये वाला पर्टिकुलर यूनिट हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो इसमें अभी 15 क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम में आए हैं। सो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा पहला चैप्टर है, इसमें असेंशियल एलिमेंट्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चंस हैं एंड उसके फुल लेंथ आंसर्स भी हैं। आंसर्स आर गिवन इन द फॉर्मेट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इन द एग्जाम। ये बुक अवेलेबल है फॉर परचेज ऑन माई वेबसाइट capreetiagarwal.com। इसी के साथ हमारा एक कॉम्बो भी चलता है कि कंपाइलर के साथ अगर आपको पॉडकास्ट लेक्चर्स देखने हैं तो पॉडकास्ट इज ऑडियो रिवीजन लेक्चर्स, तो उसका भी कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है। सब कुछ आपको मिल जाएगा ऑन माय वेबसाइट capreetiagarwal.com, तो एक बार विजिट जरूर करना। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स 100%, मतलब मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, पूरा पेपर December 23 का पूरा पेपर इसी में से आएगा। ठीक है मैम, सिर्फ यही करके चले जाए क्या? थ्योरी हम पढ़ते ही नहीं है, फिर जितनी थ्योरी इधर दी है ना वही करके जाते हैं, क्योंकि इधर से ही आने वाला है ना एग्जाम। अच्छा, फाउंडेशन तो आप इस तरीके से पास हो जाओगे, ऐसे शॉर्टकट करके पास हो जाओगे, लेकिन इंटर का क्या करोगे, फाइनल का क्या करोगे? ये शॉर्टकट्स वहां पे काम में नहीं आने वाले, और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे चलेगा ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ का जो मेरा 15 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सिलेक्ट करने के पीछे मेरा ये एम है कि काफी यूनिक क्वेश्चन है। ओके, ये काफी यूनिक सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया था फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो उसके लिए एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेती हूँ। मिस्टर असीम इज अ लर्नेड एडवोकेट, ठीक है, हिज कार वाज स्टोलन, ही गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर दैट ही विल गिव अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 rupees to whoever informs gives him information about the car. Mr. Vikram reads the advertisement, he makes an effort to find and he found it। तो मिस्टर असीम को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई तुम्हारी कार मिल गई है, लेकिन अब वो उसको 10,000 देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मिस्टर असीम बोलता है कि जो मैंने एडवर्टीजमेंट दी थी दैट वाज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, इट वाज नॉट एन ऑफर एट ऑल। तो तूने जब मेरी कार फाइंड आउट कर ली तो वो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, therefore he is not liable to reward। now you have to decide, is Mr. Vikram entitled to claim the reward। अब यहाँ पर दो चीजों के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। एक तो वो डिस्कस कर रहे हैं इनविटेशन टू ऑफर के बारे में, और दूसरा वो बोल रहे हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट हमने दी है न्यूज़पेपर में और जहां पर रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया है वो क्या है, इज इट एन ऑफर और इज इट एन इनविटेशन टू ऑफर? क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर इन दोनों टर्म्स का मेंशन किया हुआ है यहां पर, इट इज नेसेसरी कि आप प्रोविजंस में ऑफर को एक्सप्लेन करो एंड इनविटेशन टू ऑफर। ओके, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर आपको दोनों एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऑफर एंड इनविटेशन क्यों दोनों एक्सप्लेन करना है? क्योंकि दोनों चीजों का मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, तो थ्योरी हमने कल पढ़ी थी, इसीलिए मैं रिवाइज नहीं कर रही, मैं सीधा आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। फिर आपको ये लिखना है कि भाई अगर एडवर्टीजमेंट दी है न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, क्या ये ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर है ना, वो ऑफर के पहले आता है। इनफैक्ट इट इज इनवाइटिंग द ऑफर फ्रॉम द अदर पर्सन। यहां कौन सा इनविटेशन हो रहा है इधर?
देखो अगर कैटलॉग होता, कोटेशन होता, तो हम वो बोलते ना कि हाँ चलो सामने वाली पार्टी हमको ऑफर देगी फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने एडवर्टीजमेंट दी है, दैट इज नथिंग बट अ जनरल ऑफर। देखो स्टूडेंट्स, ये अगर आप क्वेश्चन नहीं करके जाते ना, शायद आपको ये एग्जाम में क्लिक नहीं होता। डोंट यू एग्री? अगर आपने ये यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की होती तो आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होता कि ये तो जनरल ऑफर का क्वेश्चन है। एक बार मुझे याद है, मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो मुझे ना उसका फाउंडेशन का एग्जाम था, सारे क्वेश्चंस कंपाइलर में से याद है, एक बैंगल्स वाला क्वेश्चन था। उसने मेरे को खास क्लास में आके बताया, मैम अगर आपका कंपाइलर नहीं होता ना और मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया होता, मुझे सपने में भी स्ट्राइक नहीं होता कि ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ये लिखना है। लेकिन मैं कंपाइलर करके गया था तो मेरे को पूरा मतलब क्वेश्चन का आंसर पूरा बाहर था, क्योंकि वो सेम टू सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो ये फायदा होता है जब आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हो। और लेक्चर में, हमारे लाइव लेक्चर में तो ऐसे ही होने वाला, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगी, ये भी मैंने आइडेंटिफाई किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है हमको क्लास में। तो ऐसे वेराइटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आपको यहीं पे बहुत सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी। लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑन 29th ऑफ सितंबर, परसों ही है। तो एनरोल कर लो, सीट्स आर फिलिंग फास्ट, एनरोल कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यार अभी 3 महीने हैं, लेकिन वो 3 महीने कैसे निकल जाएंगे समझ में भी नहीं आएगा, इतने सारे फेस्टिवल्स आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मत सोचो मैम बहुत टाइम है, अभी तो मेरी पोर्शन भी कंप्लीट नहीं हुई है। जो मिलता है ना वो ले लो, अभी जितनी राइटिंग प्रैक्टिस अभी कर लोगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। तो यस, एनरोल फॉर द बैच, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वरना आप विजिट कर सकते हो मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com। हम रिविजन करेंगे, आंसर्स डिस्कस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लिखने वाले हैं। ये बैच मेरे लिए एग्जाम ओरिएंटेड ही, मेरे लिए कॉन्फिडेंस बैच है, ये इट्स अ कॉन्फिडेंस बैच। चलो तो ये रहा एक जनरल ऑफर। तो मेरे को जनरल ऑफर भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये तो जनरल ऑफर है, एंड देन एनालिसिस। अब स्टूडेंट्स, आपको ये कंपाइलर का सबसे ज्यादा फायदा मैं आपको बताती हूँ, मेन फायदा क्या है। इधर आपको पता चल जाता है कि प्रोविजंस में कितना लिखना है, फैक्ट्स में क्या लिखना है, एनालिसिस में क्या लिखना है, और कंक्लूजन में आपको पता चल जाएगा लेंथ कितनी एक्सपेक्टेड है, कितना कंटेंट इंस्टीट्यूट मांग रहा है आपसे। और आपने नोटिस की एक बात, आपने एक बात नोटिस की, हम ना सबसे ज्यादा फैक्ट्स लिखने में और एनालिसिस लिखने में अपना टाइम डालते थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा प्रोविजंस में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखा आपने, सबसे ज्यादा पॉइंट्स प्रोविजंस में लिखे हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज इसको होगी। उसके बाद वेटेज दी जाती है एनालिसिस को। फैक्ट्स को कोई वेटेज नहीं होती, वो तो क्या है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, क्वेश्चन को ही अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हो। ये सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन, ये सिर्फ आंसर प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। दिस इज नॉट गोइंग टू कैरी एनी मार्क्स, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इनविटेशन टू ऑफर को एक्सप्लेन करना है, तो उसको मैं ग्रीन में लिख देती हूँ, ये हमारी मार्किंग स्कीम हो जाएगी। इनविटेशन टू ऑफर को आपको एक्सप्लेन करना है और उसको ऑफर के साथ डिस्टिंग्विश करना है। तो ये जो पूरा है ना, यहाँ पर ये ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बारे में लिखा हुआ है। सपोज ये मान लो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2.5 मार्क अगर मैं होती तो मैं तो 2.5 मार्क यहाँ पर थियोरी को देती, मैं 1 मार्क एनालिसिस को देती, हाफ मार्क तो कितना हो गया, 3.5 एंड 4 मार्क्स। और यहाँ पर इसको हाफ मार्क दे देते हैं हम जस्ट राइटिंग के लिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4.5। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इसको 3 मार्क्स कर देते हैं, क्योंकि मैं तो मैक्सिमम वेटेज प्रोविजंस को ही दूंगी, ठीक है। मैक्सिमम वेटेज मेरे हिसाब से प्रोविजंस को ही मिलनी चाहिए, तो ऐसे 5 मार्क्स का हम ब्रेकअप कर लेंगे। अच्छा, देयर इज एन एक्सेप्शन व्हेन एडवर्टीजमेंट इज गिवन इन द न्यूज़पेपर, इट्स अ जनरल ऑफर। अच्छा, फिर मेरे को जनरल ऑफर एक्सप्लेन करना है। अब ये जो 3 मार्क्स का है, इसमें 1.5 मैं एलोकेट करती टू इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर का डिफरेंस लिखने में। 1.5 मार्क मैं एलोकेट करती, अगर मैं पेपर चेकर होती तो 1.5 मार्क मैं आपको देती टू राइट की जनरल ऑफर क्या होता है, ठीक है। तो 1.5 मार्क आप दो। अभी आप अपना पेपर चेक करो, क्या आपने ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बारे में लिखा है, तो अपने आप को यहाँ पर 1.5 मार्क दे दो। अच्छा, क्या आपने जनरल ऑफर को एक्सप्लेन किया कि जनरल ऑफर क्या होता है, मेड टू द पब्लिक इन जनरल कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर, ही कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। ये जनरल ऑफर को एक्सप्लेन करने के लिए 1.5 मार्क, तो ये हो गए 3 मार्क्स की एलोकेशन। अगर सपोज आपने पॉइंट्स कम लिखे हैं, अच्छे नहीं लिखे हैं, तो मार्क्स काट दो, तो 3 मार्क्स आप प्रोविजंस के लिए एलोकेट करोगे। फैक्ट्स मैं तो कोई मार्क्स नहीं दूंगी, ओन वर्ड्स में लिखना है आपको। एनालिसिस, मिस्टर असीम का जो ऑफर है दैट इज अ जनरल ऑफर। मिस्टर विक्रम रेड, ही हैड नॉलेज, ही केम फॉरवर्ड, ही एक्टेड अकॉर्डिंगली, ही फाउंड द कार, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो ये जो जनरल ऑफर था, ये अब मिस्टर विक्रम ने रीड कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हिज एक्ट ऑफ फाइंडिंग अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। नाउ देयर इज अ
कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना है तो भाई आपने जो रिवॉर्ड का 10,000 प्रॉमिस किया था वो देना पड़ेगा। मैम क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट ही न्यू अबाउट द रिवॉर्ड, ही हैड नॉलेज ऑफ द रिवॉर्ड, दैट इज व्हाई ही कैन एक्सेप्ट? यस, आप वो भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पर ही हैड नॉलेज ऑफ द रिवॉर्ड, क्योंकि उसके पास नॉलेज थी, दैट इज वाई ही कैन क्लेम। ये भी पॉइंट आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अच्छे से एनालिसिस लिखा है तो उसको 1 मार्क दे दो, और आप कंक्लूजन में लिखोगे यस he because he found the car, so the Mr. Asim is liable to pay 10,000 rupees to विक्रम। इसके लिए हम हाफ मार्क कंक्लूजन में डालेंगे। कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि मैम मेरा अगर कंक्लूजन रॉन्ग हो गया तो क्या मेरे को 0 मार्क्स मिलेंगे? ऐसा नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बट वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है कि नहीं यार इसने तो कुछ भलता सलता ही लिख दिया है, मेरे को नहीं मार्क्स देने हैं, या फिर पूरा क्वेश्चन वो एक कंक्लूजन पे बेस्ड था, तो वो उसकी मर्जी होती है, हम वहां पर आर्ग्यू नहीं कर सकते। बट ये स्टेप वाइज मार्किंग होती है, मैंने खुद देखे आंसर पेपर जहाँ पर स्टेप वाइज उन्होंने मार्किंग की हुई है। अच्छा, तो ये था हमारा आंसर और मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी बता दी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन ऑफर एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। ये भी हमारे कंपाइलर में दिया हुआ है, इसका पूरा आंसर दिया हुआ है आपको। तो एक मिनट, मैं फाइंड कर लेती हूँ वो क्वेश्चन। essential elements of offer, नहीं यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ढूंढ लेते हैं इधर। ये रहा, define offer, explain the essentials of a valid offer and how is offer different from invitation to offer। 2 बार मैंने invitation to offer का क्वेश्चन सिलेक्ट किया बिकॉज आई नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले ऑफर डिफाइन करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज ए में। अगर आपकी डेफिनेशन 70% 80% क्लोज है टू द एक्चुअल डेफिनेशन तो अच्छी बात है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 5 मार्क के लिए भी आ सकता है और ये 6 मार्क के लिए भी आ सकता है, जैसे 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। या फिर वो ऐसा बोल सकते हैं डेफिनेशन के लिए मैंने 1 मार्क दिया है, इसके लिए 3 मार्क्स दिया है, 3 और ये 4 हो गया और ये 2 मार्क्स। तो वो इंटरनली अपने हिसाब से वेटेज डिसाइड करेंगे, वो आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले तो हम लेट्स गो विद दिस ओनली कि 1 मार्क आप डेफिनेशन के लिए लोगे, तो अगर आपने सही से डेफिनेशन लिखी है तो अपने आप को 1 मार्क दे दो। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर आपको लिखने हैं दैट इट मस्ट बी, यहाँ पर ना एक्चुअली एसेंशियल्स ऑफ ऑफर के बदले एक्चुअली उन्होंने लिखा है रूल्स। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर उन्होंने रूल्स दिया है मॉडल आंसर में, लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन रूल्स का है ही नहीं। अगर आप आरटीपी नवंबर 2019 का आंसर देखोगे आपको ये मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में दीज आर एग्जैक्टली नॉट द एसेंशियल्स, दे आर एक्चुअली द रूल्स। मैम मैंने तो एसेंशियल एलिमेंट जो आपके बुक में था मैंने तो वही लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर मुझे नहीं लगता इतना सही है। तो इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप, इट मस्ट बी क्लियर एंड नॉट वेग। तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखे हैं देन यू कैन गिव योर सेल्फ 3 मार्क्स। अगर आपने असेंशियल्स लिखे हैं कोई बात नहीं, आप अपने आप को 3 मार्क्स दे सकते हो। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर? तो कुछ नहीं है, आपको ऑफर वर्सेज इन्विटेशन टू ऑफर लिखना है, डिफरेंस बिटवीन। अगर ये आपने सही तरीके से लिख दिया देन यू विल गिव योर सेल्फ 2 मार्क्स। कैन आई राइट इन माई ओन वर्ड्स? येस यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, लेकिन की वर्ड्स उसमें इंक्लूड कर देना। फाइनल ऑफर क्या होता है? इट्स अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ willingness to be bound by the offer. It is made with the whereas invitation to offer is made with the intention to negotiate the offer. Okay, offer जो होता है it is to get the consent, whereas invitation बोलता है कि भाई मेरे को सामने वाले से ऑफर चाहिए, वो तो हम वी आर मेकिंग इट विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग ऑफर फ्रॉम द अदर पर्सन। ऑफर आप इमीडिएटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, इट कैन बी एक्सेप्टेड इमीडिएटली, लेकिन इन्विटेशन एक्सपेक्ट्स कि भाई समथिंग एल्स, कुछ और बाकी है, मेरे को सामने वाली पार्टी से ऑफर लेना बाकी है। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो एक एग्रीमेंट हो जाएगा। इनविटेशन वो आप तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनफैक्ट यू आर आस्किंग द अदर पार्टी टू मेक द ऑफर, सो इट कम्स बिफोर अ डेफिनेट ऑफर। तो ये एक छोटा सा उन्होंने डिफरेंस बिटवीन दिया है। आपने अगर थोड़े अलग पॉइंट्स लिखे लेकिन मीनिंग यही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज अगेन शॉपकीपर डिस्प्लेड, ये भी इन्विटेशन टू ऑफर से ही रिलेटेड है। शॉपकीपर डिस्प्लेड पेयर ऑफ ड्रेस इन द शोरूम विद अ प्राइस टैग ऑफ ₹2000। मिस लवली लुक्ड एट द टैग एंड देन शी वेंट टू द शॉपकीपर, ही रिफ्यूज टू हैंड इट ओवर। यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मैं आपको वो केस लॉ रिवाइज करना चाहती हूँ। येस, डिस्प्ले इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर, जब कस्टमर है वो ऑफर देता है विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द कैशियर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो आपका केस लॉ का नाम लिखना है। यहाँ पर केस लॉ अप्लाई होगा फार्मास्यूटिकल सोसाइटी
of Great Britain versus Boots Cash Chemist Southern लिमिटेड। मैं तो केस लॉ के नाम के लिए ये क्वेश्चन चूज किया था। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं? दैट डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। जब कस्टमर प्रोडक्ट लेकर जाता है कैशियर के पास, कस्टमर इज एक्चुअली मेकिंग द ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द कैशियर। तो ये केस में एक्सेप्टेंस इसके यहाँ पर हो रही है, वो मना भी कर सकता है, वो रिफ्यूज कर सकता है कि कैशियर कैन रिफ्यूज, उसकी मर्जी है ना, उसको आपका ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो अगर वो बोल देता है कि नहीं मेरे को नहीं बेचना है तेरे को, हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। कैन शी सू द शॉपकीपर? नहीं, यू कैन नॉट सू। अब इसका मॉडल आंसर क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर आंसर में उन्होंने सबसे पहले तो एक्सप्लेन किया है कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। They have also mentioned the case law, Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boots Cash Chemist Southern Limited. एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कोटिंग ऑफ प्राइस ऑफर नहीं है, इनफैक्ट इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इट इज नॉट एन ऑफर बट इट इज जस्ट एन इन्विटेशन। Any person acting such quotation is not accepting it. Acting on such quotation is not accepting it, but he is making an offer which if accepted will result in a contract. Then यहाँ पर मिस लवली ने वो प्राइस टैग जो देखा था, that was just an invitation to offer. लवली offer to purchase it, it was just an offer. शॉपकीपर उसको रिजेक्ट कर सकता था या एक्सेप्ट भी कर सकता था। ही इज नॉट बाउंड टू सेल, ये हमारा कंक्लूजन भी हो जाएगा। ही इज नॉट बाउंड टू सेल, सो मिस लवली कैन नॉट सू द शॉपकीपर। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो मैं अगर एग्जामिनर होती और ये 4 मार्क का अगर क्वेश्चन होता, मैं 2 मार्क्स प्रोविजंस के लिए रखती, जहां पर मैंने सारे प्रोविजंस अच्छे से एक्सप्लेन किए। देन I would have kept 1.5 mark for the analysis and 1.5 and just half a mark for writing the conclusion। ठीक है, आप भी इसी तरीके से एलोकेशन कर लो। अगर आपने फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन वो नाम लिखा है, सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो इसमें आप अपने आप को हाफ मार्क दे सकते हो और बाकी जो थियोरी है उसके लिए 1.5। तो ऐसे करके 2 मार्क्स की आप एलोकेशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किन चीज़ों पे मार्क्स दिए जाते हैं और कैसे आपको लिखना। आप नोटिस कर लो हर क्वेश्चन में प्रोविजंस पे ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं और ज़्यादा लेंथ है। आपने ये देखो कितना क्लियर है, इतना ज़्यादा प्रोविजंस लिखा है और बस इतना सा ही एनालिसिस, और हम उल्टा करते रहते हैं, हम प्रोविजंस पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। अब प्रोविजंस तो आप तब लिख पाओगे ना जब आपकी थियोरी पक्की है। आपको क्या लगता है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन भी तो रख सकती थी लाइव में, मैं सीधा आपको क्वेश्चंस भी करा सकती थी। मैं क्यों पहले रिवाइज कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि इस पे सबसे ज्यादा वेटेज होती है प्रोविजंस पे, और अगर एक बार प्रोविजंस आ गए तो ये तो लिखी जाएगी। अभी मुझे सुबह ही आज किसी स्टूडेंट का कॉल है, मैम प्रोविजंस तो हम लिख ले रहे, एनालिसिस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर उसका कॉम्बिनेशन मैंने कर लिया कि चलो प्रोविजंस भी करा दूंगी आपको और एनालिसिस में क्या लिखना मैं वो भी बता दूंगी। तो इसीलिए बन गया हमारा लाइव है जहां पर हम थ्योरी पहले रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, तो आपके प्रोविजन भी स्ट्रॉन्ग और आपके एनालिसिस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस एम से लाइव बैच हम करने वाले। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ कि एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आज हम ये कवर करने वाले हैं। एक्सेप्टेंस में क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली तो इस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, मोस्टली आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड ऑन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। आपको ये बाय हार्ट ही कर लेना है इसका एक्सप्लेनेशन, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। दूसरा जो आता है वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी। यस, पहले तो ऑफर आता है फिर एक्सेप्टेंस आता है। एक्सेप्टेंस मतलब अपना कंसेंट देना। कीवर्ड क्या है यहाँ पर, मीन्स गिविंग अवर कंसेंट। ये आपके आंसर में ये वर्ड आना चाहिए कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, अपना कंसेंट देना कि हाँ भाई तूने जो ऑफर दिया वो मैंने मान लिया। डेफिनेशन इज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। ये बात कर रहे हैं ऑफरी की।
व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड ही सिग्निफाइज। अब क्योंकि मैंने आपको ऑफर में हर एक टर्म एक्सप्लेन की थी, अब आपको पता होना चाहिए सिग्निफाइज हिज असेंट मतलब ही मेक्स इट नोन। मैंने आपको बताया था मेक्स इट नोन, तो कैसे वो बताएगा सामने वाली पार्टी को, उसने या तो वर्ड्स यूज किए होंगे या एक्शन से बता सकता है, ओरली या राइटिंग वर्ड्स यूज किए होंगे। देन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। तो डेफिनेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, याद हो जाएगी। व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस? सबसे इंपॉर्टेंट असेंशियल, और इसी पे सबसे ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इनफैक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसको आपको पूरा लर्न ही करना है। ओके, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, लर्न करना है आपको बस। ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ मिरर इमेज ऑफ ऑफर। जिसने मेरा लेक्चर लास्ट टाइम ध्यान से सुना होगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ मिरर इमेज ऑफ ऑफर। जैसा ऑफर दिया है आपको वैसे का वैसे ही उसे एक्सेप्ट करना है, विदाउट मेकिंग एनी वेरिएशन, क्वालिफिकेशन, चेंजेस, ऑल्ट्रेशन। अगर मैंने वेरिएशन कर दी, ये मैंने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कर लिया, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इनफैक्ट इट इज अ counter offer, and counter offer does not amount to acceptance, it is a new offer altogether। मैं हमेशा बेसिक्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, ये बेसिक का एप्लीकेशन ही तो है। ओके, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज विदाउट एनी रिजर्वेशन। ये मेरे कीवर्ड्स हैं, विदाउट एनी रिजर्वेशन, वेरिएशन और कंडीशन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ मिरर इमेज ऑफ ऑफर, तो ये हमें लिखना है। अगर कोई डिविएशन कर दी मैंने यहाँ पर, देन दैट विल मेक द एक्सेप्टेंस इनवैलिड। इनफैक्ट कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इट्स अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर, दैट्स अ काउंटर ऑफर। अगर आपको इसमें एडिशंस करनी है तो आप लिख सकते हो क्वालिफाइड वे, जहां पर मैंने वेरिएशंस की हैं, या आप वर्ड यूज कर सकते हो ऑल्टरेशंस, या फिर आप बोल सकते हो दैट काउंटर ऑफर। ओके, आप बोल सकते हो काउंटर ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, इन फैक्ट दिस इज अ न्यू ऑफर ऑल टुगेदर। ठीक है, ये वर्ड्स आप इंस्टेड जो मैंने लिखा है उसके बदले ये जो मैंने हैंड रिटन में लिखा है वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो ऐड भी कर सकते हो, आपके आंसर में बहुत सारे प्रोविजंस हो जाएंगे लिखने के लिए। अच्छा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। कैन आई से दैट ऑफरर ऑफर तो दे देता है, लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है ना, वो या तो ऑफर ही दे या कोई एक ऑथराइज्ड पर्सन उसके बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे सकता है। अच्छा, ये जो जनरल ऑफर है, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर, एंड स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं लिखती हूँ ना, ये कम्युनिकेशन में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ कि कम्युनिकेट कौन करेगा। ये जो पार्ट है यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिखेंगे तो बेटर रहेगा कि एक्सेप्ट कर कौन सकता है, कि भाई जिसको ऑफर दिया वही एक्सेप्ट करेगा ना। जनरल ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है जिसको नॉलेज है, एंड स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने वो ऑफर दिया है। ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेगा। देखो, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। ओके, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगी कि आंसर की फ्रेमिंग कैसे होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सेंटेंस आपको याद करके जाना है, आगे का तो आप एग्जाम में ऑटोमेटिकली याद कर लोगे। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। अरे, सामने वाले पार्टी को आपके एक्सेप्टेंस के बारे में पता चलेगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कम्युनिकेशन, ये मेरा कीवर्ड है। कम्युनिकेशन कैसे होगा? इट मे बी आइदर बाय वर्ड्स और एक्शन। कम्युनिकेशन किसको होगा? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। कम्युनिकेशन कौन करेगा? आइदर बाय द ऑफरी हिमसेल्फ और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आ जाएगा आपका, पॉवेल वर्सेस ली। इस पर्टिकुलर केस लॉ के फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। केस लॉ के फैक्ट्स हम लाइव लेक्चर में करेंगे, मैं अभी नहीं कवर कर रही वो। अच्छा, तो आपने देखा, सिर्फ मैंने कम्युनिकेशन वर्ड लर्न किया, आगे का तो ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड है, सब लर्न हो गया। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये सेंटेंस आपको लर्न करना है। मियर अनकम्युनिकेटेड या मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। मैंने मन में सोचा लेकिन कम्युनिकेट ही नहीं किया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। यहां पर एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। एक्स जो था ना, वो एक मैनेजर था, उसको सीमेंट खरीदना था। वाई ने उसको ऑफर दिया
टू सप्लाई सीमेंट। अब इसने देखा बहुत ही बढ़िया ऑफर आया है, तो इसने अपना एक्सेप्टेंस लेटर लिख दिया। लेकिन ये एक्सेप्टेंस लेटर उसने अपने टेबल के ड्रॉवर में ही छोड़ दिया। ठीक है, उसने टेबल ड्रॉवर में ही छोड़ दिया, पोस्ट करना भूल गया। बाद में वो वाई को बोलते हैं, अरे तूने सीमेंट बैग्स नहीं भेजे? वाई बोलते हैं, सर आपने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं किया। अरे यार वो लिखा तो था लेकिन भूल गया, बट फिर भी तू भेज देता ना, इतना अच्छा ऑफर है, मैं थोड़ी ना रिजेक्ट कर देता, तू भेज देता। अरे जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझेगा? साइलेंस या फिर मियर मेंटल डिटर्मिनेशन, हाँ मैंने मन में सोचा था मेरे को करना है एक्सेप्ट, बट कम्युनिकेट नहीं किया, दैट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे ही नहीं हम। Acceptance must be in the mode specified. Do you remember that example? मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। मैंने ये कल आपको बताया था कि X ने एक मोटर बाइक बेची, Y को बोले अपना रिप्लाई कुरियर से ही भेजना, मोड स्पेसिफाई किया था। अगर Y कुरियर भेज जाता है वेरी गुड, लेकिन अगर Y सादा पोस्ट भेजता है तो X के पास ऑप्शन है, या तो उसको रिजेक्ट कर ले या फिर वो दूसरे मोड को एक्सेप्ट कर ले। एक बार आपने दूसरा मोड एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाद में आप रिजेक्ट नहीं कर सकते ये बोल के कि अरे तुझको बोला था ना कुरियर भेजना, तूने पोस्ट क्यों भेजा। रिजेक्ट करना है तो अभी करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था ये सेम पॉइंट बाद में रिपीट होगा, तो देखो इधर रिपीट भी हो गया। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। टाइम प्रिस्क्राइब ही नहीं किया था तो रीजनेबल टाइम में कर दो। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम में कर देंगे। रीजनेबल टाइम तो पता ही नहीं क्या है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस, मतलब बिफोर द ऑफर कम्स टू एन एंड। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, एक्सप्रेस्ड मतलब वर्ड्स या फिर एक्शन के साथ में, या फिर सॉरी वर्ड्स में हो सकती है, ओरल या रिटन। ओरल या रिटन, माइंड आगे भाग रहा है ना, अगली पॉइंट की तैयारी अभी से ही हो रही है। या इम्प्लाइड हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है आइदर बाय एक्शन या फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या फिर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अगर मैं लाइव लेक्चर में होती ना तो मैं आपको जरूर पूछती, मुझे एग्जाम्पल दो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का, मुझे एग्जाम्पल दो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का। हाँ मैं लाइव में नहीं हूँ लेक्चर में, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो लिख के बता सकते हो ना। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे इसके एग्जाम्पल्स चाहिए, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के एग्जाम्पल्स चाहिए मुझे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इतने ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मेरे को। चलो अच्छा, अब आ जाता है आज के सेशन का लास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैक्स। अरे ये तो लाइट बंद हो गई मेरी, यहाँ पे कुछ तो इश्यू है। मैं लेक्चर स्टॉप नहीं करी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर रही अपनी, कोई बात नहीं। आई थिंक देयर सम इशू, ये ब्लिंक करने लग गई, कुछ तो इशू है, कोई बात नहीं। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से सुनो मेरा एग्जांपल, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बार क्लियर हो जाएगा। नाउ एक्स ऑफर्ड टू सेल अ फ्लैट टू वाई, ओके, एक्स ऑफर्ड टू सेल अ फ्लैट टू वाई फॉर ₹50 lakhs। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना मेरा, और ये फॉर्मेट जो मैं लिख रही हूँ, आप कभी गलत नहीं हो सकते। X offered to sell his flat to Y for ₹50 lakhs। लेटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसने अपना लेटर ऑफ ऑफर पोस्ट किया ऑन 5th of April, वो Y को मिला ऑन 7th of April। Y ने अब अपना एक्सेप्टेंस, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया ऑन 8th of April, जो X को मिला ऑन 10th of April। नाउ you have to tell me when is the offer communicated। बोलो, when is the offer communicated? All the dates go cross, okay? ऑफर कब कम्युनिकेट होगा? जब Y को ऑफर के बारे में पता चलेगा। ऑफर का क्वेश्चन है तो ऑफर की डेट्स देखो, तो ऑफर कम्युनिकेट होगा ऑन 7th of April। अब Y को ऑफर के बारे में पता चला, इसमें एक वेरिएशन देती हूँ जो आपके एग्जाम में एक अटेम्प्ट में आया था। Y को लेटर मिला तो 7th को, लेकिन मैं अज्यूम करती हूँ थोड़ा सा चेंज लाती हूँ, उसने रीड किया ऑन 9th April। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ? 9th April, जब उसको ऑफर के बारे में पता चला। ठीक है, 9th April जब उसको ऑफर के बारे में पता चला, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, तो जब वो रीड कर लेता है उसको पता चल जाता है, तब ऑफर कम्युनिकेट हुआ। ठीक है,
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, चलो एक्सेप्टेंस की डेट्स देख लेते हैं। एक्स के लिए उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया ऑन 8th, इसका क्या मीनिंग होता है? देख एक्स, तेरा ऑफर है ना एक्सेप्ट हो चुका है, अब तू ये ऑफर किसी और को मत देना। एक्स, तेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, तेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तू अभी ऑफर किसी और को मत देना। ये सिर्फ एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वाई के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगा ऑन द 10th, ओके। एक्स के लिए 8th, वाई के लिए 10th, दोनों के लिए अलग डेट्स क्यों है बताती हूँ ना थोड़ी देर में। तो वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑन द 10th, जब एक्स को उसका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। दोनों के लिए अलग डेट्स क्यों? पहले रिवोकेशन पढ़ते फिर आते हैं। अच्छा, एक्स ने ऑफर तो दे दिया, लेकिन उसको लगा यार ऑफर नहीं देना चाहिए, तो उसको रिवोकेशन करनी है। रिवोक मतलब टू कॉल बैक। तो वो कौन से डेट से पहले पहले रिवोकेशन कर सकता है? एक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना ऑन द 8th, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले वो अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। सो एक्स कैन रिवोक हिज ऑफर, ठीक है। रिवोकेशन की डेट्स मैं यहां पर लिखती हूँ। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, एक्स कैन रिवोक हिज ऑफर एनी टाइम बिफोर 8th। वाई उस लेटर को पोस्ट करने से पहले एक्स अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। वाई अपना एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकता है? वाई ने एक्सेप्टेंस तो दे दिया, लेकिन उसको लगा नहीं यार नहीं देना था। देख, वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना ऑन द 10th, तो वो 10th के पहले पहले कभी भी रिवोकेशन कर सकता है। अब दोनों के लिए अलग डेट्स क्यों हैं? दोनों के लिए अलग डेट्स क्यों? अब देखो, दोनों को अगर हम 8th को ही बाउंड करते हैं, दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑन द 8th। अब एक्स को एक्स ने अपना लेटर पोस्ट किया ऑन द 5th, ठीक है। एक्स ने लेटर पोस्ट किया ऑन द 5th, आप उसको 5th 6th 7th 3 दिन का टाइम दे रहे हो फॉर रिवोकेशन, लेकिन वाई को बोलते हो जैसे ही तूने लेटर पोस्ट कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों पार्टीज के लिए। उसको तो रिवोकेशन का टाइम दिया ही नहीं आपने, इसीलिए दोनों के लिए 8th तो नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं ऑन द 10th। इट मीन्स कि दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑन द 10th। अब इसका मतलब है कि एक्स अपना ऑफर 10th के पहले पहले रिवोक कर सकता है। मान लो वो 9th को रिवोकेशन डालता है, अब वाई क्या बोलते हैं, अरे एक्स तू कैसे रिवोकेशन डाल सकता है? मैंने मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है। एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया मतलब तेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, अब तू रिवोकेशन कैसे डाल सकता है? अब लेटर पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप डोंट यू थिंक कि ऐसी आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि वाई तो बोलेगा भाई बट मैं तो लेटर पोस्ट कर चुका हूं, एक्सेप्टेंस तो हो गया, अभी कैसे तू रिवोकेशन कर सकता है? एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया फिर रिवोक कैसे किया जा सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हम दोनों को 10th भी लाए, 10th को भी बाउंड नहीं कर सकते भाई। दोनों को ना 8th को बाइंड कर सकते हो ना 10th को, तो साथ में करना ही क्यों है? देख भाई, एक्स तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑन 8th और वाई तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑन द 10th, दोनों के लिए अलग डेट्स। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर आपको बता देती हूँ। देखो, आपको जो भी रिवोकेशन करना है ना, रिवोकेशन मस्ट बी बाय अ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है वाया लेटर्स, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि रिवोकेशन जो है ना वो फास्टर मीन्स, जैसे आप स्पीड पोस्ट से भेज दो, कॉल कर दो, ईमेल कर दो उसको, किसी ना किसी तरीके से। पहले टेलीग्राम चलता था, लेकिन अब इन टेलीग्राम सर्विस स्टॉप हो चुकी है क्योंकि कोई यूज ही नहीं करता। व्हाट्सएप अभी ज्यादा फास्ट हो गया, कॉल कॉल फ्री हो गई है सबकी। अच्छा, अब X must revoke by a faster means of communication। faster means मतलब जल्द से जल्द आपका पहुंचे। क्यों? देखो X, आप ऑफर दे चुके हो, इसने ऑफर पढ़ भी लिया है, आपको अगर रिवोक करना है तो वो 8th के पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, तो रिवोकेशन फास्टर मीन से भेजो। वाई, तूने तेरा लेटर पोस्ट तो कर दिया फिर माइंड चेंज किया ना, योर रिवोकेशन मस्ट रीच बिफोर 10th, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर तेरा लेटर पहुंच जाएगा, उसके पहले तेरा रिवोकेशन पहुंच जाना चाहिए, इसीलिए फास्टर मीन से भेज। पर पता है पंगा हो गया। पंगा क्या हो गया? वाई ने एक्सेप्टेंस तो दिया था, फिर रिवोकेशन भी कर दिया। अब एक्स को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ रिवोकेशन साथ में मिला, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं, वो तो डिपेंड करेगा विच एवर लेटर इज ओपन फर्स्ट।
अगर मान लो एक्स ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले ओपन कर लिया तो भाई ऑफर एक्सेप्ट हो गया था, तुम्हारे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वाई तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट, वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ओके वाई। अब एक्स ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले ओपन किया, वाई देख भाई उसने तेरा एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, अभी तेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अभी तू रिवोकेशन का कोई फायदा नहीं, तेरा एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन का कोई फायदा नहीं, तेरे को फ्लैट तो खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लॉजिकली स्पीकिंग एक्स शुड ओपन फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट, तो उसको लेटर ऑफ रिवोकेशन ओपन करना चाहिए। अगर उसने रिवोकेशन ओपन किया तो भाई एक्सेप्टेंस रिवोक हो गया, वाई तेरा एक्सेप्टेंस रिवोक हो चुका है, अब तुझे ये फ्लैट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैम लेकिन वो तो झूठ भी बोल सकता है ना, एक्स तो झूठ भी बोल सकता है कि नहीं नहीं मैंने तो रिवोकेशन पहले ओपन किया, या नहीं नहीं मैंने तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ओपन किया। देखो लॉ डज नॉट अज्यूम दैट अ पर्सन इज लाइंग। जब आप कोर्ट में जाते हो यू आर अंडर एन ओथ, हम जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो लॉ डज नॉट अज्यूम दैट यू आर लाइंग, ठीक है, लॉ अज्यूम नहीं करता कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इन दिस केस हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि पार्टी इज लाइंग, ओके, तो हम उस पर विश्वास करेंगे। वो बोलते कि मैंने रिवोकेशन पहले ओपन किया तो वो मान लेंगे, अगर बोलते नहीं मैंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले ओपन किया तो वो मान लेंगे, ठीक है। तो दिस वाज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ये कोई मतलब ही नहीं हुआ कि मैं ही क्वेश्चन बताऊं और मैं ही आपको आंसर भी बताऊं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ये जो शीट है ना, नोट्स, ये मेरे वेबसाइट के ई नोट सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अभी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच का मेन पर्पस तो राइटिंग प्रैक्टिस है। जब आप राइट ही नहीं करोगे तो फिर बैच का क्या फायदा। आप ये डाउनलोड कर लो, एक्सेप्टेंस के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो और फिर मेरे साथ डिस्कस करना। लाइव सेशन में आप खुद लिखोगे और फिर मैं आपको पूछूंगी किसने ये लिखा किसने वो लिखा, पॉइंट्स आपके क्या है, आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, मार्क्स देंगे हम, फिर आपको पता चलेगा कि आपने वो जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे वो लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। इसके आंसर्स कंपाइलर में आपको मिल जाएंगे, मॉडल आंसर कंपाइलर मैंने आपको दिखाया था, इट्स अ डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक जिसमें सारे क्वेश्चंस दिए हैं विद प्रॉपर आंसर्स। तो इस तरीके से आपको कंपाइलर मिलेगा। एंड दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लाइव लेक्चर, ये इंक्लूडेड नहीं है। लाइव लेक्चर में मैं आपको अलग से ये वाले नोट्स देने वाली हूँ, ठीक है, ये नोट्स दूंगी और जो क्वेश्चन है इसके मॉडल आंसर्स मैं दूंगी आपको। लेकिन आप अगर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं मुझे, तो कंपाइलर इज़ द बेस्ट, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। कल तो लाइव मिलना ही है, कल तो लाइव मिलना ही है हमें। कल मिलेंगे लाइव एट 7 o'clock। पहले एक्सेप्टेंस समझेंगे, सॉरी उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर मैं कंसिडरेशन यूनिट स्टार्ट करूंगी। एंड फ्राइडे से अपना शुरू हो जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड लाइव बैच, ठीक है। तो जिसको भी एनरोल करना है फटाफट कर लो, डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। लेकिन फिर भी आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो capreetyagarwal.com और वहां पर अभी के अभी जाओ और एनरोल करो, ठीक है। स्टूडेंट्स जाने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को बहुत मेहनत की है इस पे, क्वेश्चन आंसर्स चूज करना वो सब बहुत टाइम भी गया है। लाइक जरूर कर देना और एनरोल करने के लिए विजिट करना capreetyagarwal.com।